सोचिए, एक ऐसे समाज के बारे में जहाँ कोई जाति-पाति नहीं थी, जहाँ एक ही परिवार का एक बेटा कवि होता था तो दूसरा योद्धा, और जहाँ महिलाओं को वेदों की रचना करने की आजादी थी। आज हम इतिहास के पन्नों को 3500 साल पीछे पलटेंगे और जानेंगे उस वैदिक काल के बारे में जिसने भारत की संस्कृति की नींव रखी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज, ये है हमारा आज का टॉपिक। हम अक्सर इतिहास को केवल राजाओं और योद्धाओं की नजरों से देखते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि उस समय के लोग रहते कैसे थे, उनका खान पान क्या था, उस समाज में महिलाओं की क्या सिचुएशन थी, क्या पोजीशन थी, और उनका सामाजिक ढांचा वर्ण पर आधारित था या फिर कर्म पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की और पढ़ते हैं आज ऋग्वैदिक समाज के बारे में। अगर हमें किसी भी समाज के, किसी भी काल के समाज के बारे में पढ़ना है, तो हमें वहां पर पढ़ना होता है कि उस काल का समाज कैसा था। समाज में जो परिवार होते थे वो कैसे थे, उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, वहां पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी, वहां की शिक्षा, वहां का खान पान क्या था, उस समाज के लोग क्या पहनते थे, उनका पहनावा कैसा था, और तीसरा उस समाज के लोग अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे। अगर हम इन सब टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम किसी भी काल के समाज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के समाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन था, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। तो इसके इंफॉर्मेशन का जो ओनली सोर्स है वो है हमारे पास ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, सबसे पुरानी किताब, सबसे पुराना ग्रंथ इसे माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था, यहाँ पर परिवार कैसा था? तो यहाँ के जो परिवार थे वो पितृसत्तात्मक थे, यानी घर में किसका ऑर्डर चलता था? पिता का ऑर्डर चलता था। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता का जो परिवार होता था वो मातृसत्तात्मक होता था। वहां पर जो माता थी, माता का घर में ऑर्डर चलता था, मातृसत्तात्मक था। लेकिन ऋग्वैदिक काल तक आते आते जो परिवार होते थे वो पितृसत्तात्मक हो चुके थे, पैट्रियार्कल हो चुके थे। जो परिवार थे वो संयुक्त होते थे, संयुक्त परिवार की जानकारी हमें मिलती है। और संयुक्त परिवार के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, नप्त्र। इस शब्द का प्रयोग बेसिकली संयुक्त परिवार के लिए किया जाता था। जो परिवार का मुखिया होता था, परिवार के मुखिया को कहा जाता था कुलप। कुलप कह सकते हैं आप, कुलपति, गृहपति, ये सब उस परिवार के मुखिया को कहा जाता था। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। उस समाज में 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते थे। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था उसमें 4 वर्ण थे। 4 वर्णों में फर्स्ट था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य और चौथा था शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्ण उस समाज में प्रचलित थे, वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन जो ये वर्ण व्यवस्था होती थी, ये जन्म पर आधारित नहीं थी। जन्म आधारित न होकर क्या थी ये? कर्म आधारित थी। मतलब जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही वर्ण उसका हो जाएगा। यानी कोई कोई इंसान अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है लेकिन वो काम करता है क्षत्रिय का, योद्धा का, तो उसके उसका जो वर्ण होगा, उसकी जाति क्या हो जाएगी? वो क्षत्रिय जाति का माना जाएगा उसे। ऐसा नहीं था कि आप अगर ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय के परिवार में पैदा हुए हैं तो क्षत्रिय होंगे, ऐसा नहीं था। आपकी जो जाति थी, आपका जो वर्ण था वो आपके काम पर आधारित था। आप जैसा काम करेंगे वैसा आपका वर्ण निर्धारित कर दिया जाता था। समाज में छुआछूत की भावना नहीं थी।
छुआछूत नहीं था, और जो जाति प्रथा होती है वो भी नहीं थी। लेकिन इसके अलावा कुछ असमानताएं पाई जाती है उस समाज में। असमानताएं कैसी? कि लोगों को दो प्रकार से देखा जाता था। एक होते थे वैदिक लोग और दूसरे होते थे अवैदिक लोग। जो वैदिक लोग होते थे ये गोरे रंग के होते थे, गोरे रंग के। और जो अवैदिक होते थे इनका रंग थोड़ा सांवला होता था। जो वैदिक लोग होते थे ये यज्ञ वगैरह करते थे और जो देवताओं के नियमों का पालन करते थे, नियमों का पालन करते थे। लेकिन अवैदिक लोग जो थे ना तो वो यज्ञ वगैरह करते थे और ना ही देवताओं द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते थे। इसलिए ये कुछ असमानताएं उस समय के समाज में पाई जाती थी। यहाँ पर जो वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, इस वर्ण का मतलब रंग ना होकर चयन होता था। यानी आप अपने किस काम का चुनाव आप कर रहे हैं, वर्ण का मतलब चयन होता था। अब बात आती है स्त्रियों की दशा की, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ आप कह सकती हैं, सर्वश्रेष्ठ थी और उत्तम थी। यहाँ की महिलाओं का उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार जिसे हम आजकल जनेऊ संस्कार संस्कार कहते हैं, जनेऊ संस्कार होता था महिलाओं का। और जो इस समय की महिलाएं थी, जो ये संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत में भाग लेने का भी इनके महिलाओं को अधिकार होता था। जो महिलाएं होती थी वो इंटरकास्ट मैरिज कर सकती थी, यानी अंतर वर्णीय विवाह कर सकती थी, जिसे आप इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज। वो अविवाहित, आजीवन अविवाहित रह सकती थी, या फिर उन्हें अधिकार था कि वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपना विवाह करे, स्वेच्छा से अपनी शादी करे। स्वेच्छा से विवाह का अधिकार था। यानी ये पूरी तरह से महिलाओं पर डिपेंड होता था कि वो किस तरह से अपनी शादी करना चाहती है। वो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती है, या फिर वो चाहती है कि वो पूरी लाइफ अनमैरिड रहे, या फिर वो अपनी मर्जी से लव मैरिज करना चाहती है। ये सब किस पर डिपेंड था? ये महिलाओं पर डिपेंड था। ये उनका अधिकार था, उनका राइट था। उन्हें इसके लिए फोर्स नहीं किया जाता था। इसके अलावा नियोग प्रथा, समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी महिलाओं के लिए। नियोग प्रथा क्या होती है? मान लीजिए कोई स्त्री है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र या पुत्री, उसकी संतान भी नहीं है, संतान भी नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाता था? जो उसके पति का भाई होता था, यानी जो उसका देवर होता था, देवर के साथ उसकी शादी करा दी जाती थी। तो इसे कहते थे नियोग प्रथा। इसे आप पुनर्विवाह भी कह सकते हैं, पुनर्विवाह। जो ये न्योग प्रथा होती थी, इसका उद्देश्य क्या होता था कि वे जो स्त्री थी, उसके पति की मृत्यु हो गई है, उसका अब कोई सहारा नहीं है, तो ये उसे पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति इसका मेन उद्देश्य होता था। फिर उसके बाद समाज में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जो बहुत ज्यादा विदुषी थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। कुछ विदुषी महिलाओं के नाम सामने आते हैं, जैसे कि घोषा, अपाला, सिकला, लोपामुद्रा। तो ये उस समय की विदुषी महिलाएं थी। और एक और आती है इसमें विस्वारा। तो ये बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, वेदों का ज्ञान था इन्हें, बहुत ज्यादा विद्वान ये स्त्रियां थी। उस समय का जो समाज था, समाज में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। विवाह एक पवित्र संस्कार था। और जो वर वधु का जो जोड़ा होता था, वर वधु के जोड़े के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, अर्भ। अर्भ का मतलब क्या होता था? वर वधु का जोड़ा। पत्नी को, पत्नी के लिए जैद स्तंभ,
ये शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका मतलब होता है कि पत्नी ही घर है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के समाज में स्त्रियों की स्थिति कितनी अच्छी थी। पत्नी ही घर है, पत्नी को ही घर माना गया है। विवाह के समय में जो स्त्रियों को, लड़कियों को जो उपहार दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे, उपहारों को बहतू कहा जाता था। जो आजकल दहेज जिसे हम कहते हैं, उस समय उसे बहतू कहा जाता था और ये कोई मैंडेटरी नहीं था। पिता अपनी पुत्री की शादीशुदा लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ये सब अपनी इच्छा अनुसार उसे देता था। उस समय के समाज में बाल विवाह नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब बुराइयां उस समय में नहीं थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्त्रियों की दशा उस समय में कितनी अच्छी रही होगी। इसके बाद आता है शिक्षा। उस समय में जो शिक्षा का जो स्वरूप था वो मौखिक था, यानी ओरल ओरली एजुकेशन दी जाती थी। ग्रंथों, जो ऋग्वेद के जो ग्रंथ था, ऋग्वेद ग्रंथ था, उसके मंत्रों का जो गुरु होते थे वो ओरली मौखिक रूप से अपने शिष्यों में उसे पढ़ाते थे। और इस शिक्षा में क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, ज्योतिष पढ़ाया जाता था, तर्कशास्त्र, राजनीति, ये इन सब की शिक्षा दी जाती थी। और इस शिक्षा का स्वरूप कैसा होता था? मौखिक होता था। इसके बाद आता है उस समय के लोगों का खान पान क्या था। तो उस समय के जो लोग थे, आर्य जो लोग थे, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के होते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। और जो उनका मुख्य भोजन था, मेन फूड क्या होता था? वो होता था जौ, जिसे मेनली यव कहा जाता है। यव क्या होता था? जौ होता था। और उस समय के लोगों के प्रिय भोजन की हम बात करें, जो फेवरेट फूड जो होता था, वो होता था शीरप ओदन। शीरप ओदन, ये क्या होता था? ये दूध और जौ का मिक्सचर होता था। ये उस समय के लोगों का फेवरेट फूड था। इसके अलावा एक और था जिसे कहा जाता है करब। ये होता था दही और सत्तू का मिक्सचर। तो ये उस समय के कुछ फेवरेट फूड थे। इसके अलावा उनका एक प्रिय पेय पदार्थ था, यानी बेवरेज होता था। जैसे आजकल हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, इनका एक पेय पदार्थ होता था सोमरस। तो ये था ऋग्वैदिक काल के लोगों का खाना पीना। अब बात करते हैं उनके पहनावे की। वो कपड़े क्या पहनते थे, उनका जो ड्रेसिंग सेंस क्या था। उस समय पर ऊनी और सूती दोनों तरह के कपड़े पहने जाते थे, मौसम के अकॉर्डिंग। गर्मी है तो सूती कपड़े पहनते थे, सर्दी है तो ऊनी कपड़े पहने जाते थे। जो मुख्य वस्त्र थे, उनके प्रमुख जो वस्त्र होते थे, उनकी हम बात करें तो एक होता था अधिवास। अधिवास क्या होता था? जो कमर के ऊपर का जो वस्त्र होता था उसे अधिवास कहा जाता था। एक होता था अधोवास। अधोवास होता था कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। फिर होता था निवि, ये होता था उनका अंतवस्त्र, अंडरगारमेंट। एक होता था उन्नीस, ये उनकी पगड़ी को बेसिकली बोला जाता था। तो ये उस समय के कुछ प्रमुख वस्त्र थे। उस समय में दास प्रथा का प्रचलन था। दासों के लिए मेनली दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है। अब लास्ट में बात करते हैं हम ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे। मनोरंजन वो अपना कैसे करते थे?
मनोरंजन के लिए वो करते थे घुड़सवारी, रथ दौड़, चौसर, शतरंज जिसे कहते हैं, शिकार खेलते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य और संगीत, नाचना गाना, ये सब उस समय के लोगों के मनोरंजन के साधन थे। तो अब बात आती है उनका ये उपनयन संस्कार संस्कार क्या होता है। उपनयन संस्कार के बारे में हम जान लेते हैं। ये उपनयन संस्कार का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार, यानी जिस भी बच्चे का उपनयन संस्कार हुआ है उसे अब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये शिक्षा से संबंधित होता था। उपनयन संस्कार होने के बाद कोई भी बच्चा अब वो गुरुकुल गुरुकुल में जा सकता था, शिक्षा प्राप्त कर सकता था। इसे कह सकते हैं आप RTE कह सकते हैं, राइट टू एजुकेशन। और इसे क्या कहा जाता था, दूसरा नाम क्या था इसका, जनेऊ संस्कार, और था यज्ञोपवीत संस्कार भी इसे कहा जाता था। ये अभी हमने बात की थी कि ये स्त्रियों का भी होता था, जो स्त्रियां होती थी उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। बेसिकली जो उपनयन संस्कार था ये शिक्षा से संबंधित था। अगर किसी ब्राह्मण बच्चे का, ब्राह्मण बालक का ये उपनयन संस्कार होता है तो ये कब होता था, ये 8वें वर्ष होता था, 8वें वर्ष में होता था। और जब ये होता था तो गायत्री मंत्र का जाप किया जाता था, गायत्री मंत्र द्वारा किया जाता था। और ये कौन से महीने में होता था, ये बसंत के ऋतु में होता था, बसंत ऋतु में होता था। दूसरा, अगर किसी क्षत्रिय के क्षत्रिय बालक का हो रहा है तो ये होता था 11वें वर्ष में। जब कोई क्षत्रिय बच्चा 11 वर्ष का हो जाता था और वो अपना जो कर्म था वो क्षत्रिय यानी वो योद्धा बनना चाहता था, तो 11वें साल में उसे उसका ये उपनयन संस्कार किया जाता था। और उस समय पर त्रिशद्रुप नाम का मंत्र था, उसका उच्चारण किया जाता था, और ये होता था ग्रीष्म ऋतु में। फिर आता है वैश्य। वैश्य बालक का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार होता था और उसके लिए जगती मंत्र का जाप किया जाता था, और ये शरद ऋतु में होता है। हालांकि जो शूद्र होता है उन्हें शिक्षा का अधिकार था, लेकिन उनके उपनयन संस्कार के जो एविडेंस है वो हमें नहीं मिलते हैं। तो आप नहीं कह सकते कि इनके कौन से साल में होता था, कौन से मंत्र का जाप किया जाता था, किस ऋतु में होता था, इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। शूद्रों और महिलाओं को अ, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन उनके उपनयन संस्कार के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऋग्वैदिक काल का समाज। तो हमने इसमें देखा कि ऋग्वैदिक जो समाज था वो कितना फ्लेक्सिबल था, कितना प्रोग्रेसिव था। तो बस जाते जाते इतना याद रखिएगा कि जो इतिहास होता है वो हमें सिर्फ तारीखें नहीं सिखाता है, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि जो एक आदर्श समाज होता है उसकी जड़ें समानता और कर्म में होती हैं। कल हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में और देखेंगे कि उस समाज के जो लोग थे उनका धर्म कैसा था, उनकी धार्मिक लाइफ कैसी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।